नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू एकेडमी में। तो दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, जिसको शाह आलम के नाम से भी जाना जाता है, और यह औरंगजेब का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी था। यह सातवां मुगल सम्राट था। पहला कौन था? बाबर। दूसरा हुमायूं। अकबर। जहांगीर। चार हो गए। पांचवा हो गए पांचवा हो गए शाहजहां। फिर छठा हो गया औरंगजेब। और आठवां छठवां हो गया औरंगजेब। सातवां हो गया बहादुर शाह प्रथम, जिसे शाह आलम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताएं जिससे संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत द्वारा उधार लिया गया है। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या? इसका सही जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका। भारत के संविधान निर्माताओं ने संशोधन प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। दोस्तों, एक चीज और लिया है दक्षिण अफ्रीका से, वो आप बताइए क्या है? जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के प्रावधान को भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मिल केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा नागपुर। दोस्तों, भौगोलिक दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो नागपुर भारत के केंद्र बिंदु पर स्थित है, और इसी स्थान पर जीरो माइल मार्कर भी स्थित है। इसी वजह से नागपुर को शून्य मिल केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बाल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव के एक बाल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है? बताइए। कलाई की जोड़, कमर की जोड़, और उंगलियों का जोड़, या गर्दन का जोड़? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा कमर का जोड़। अब इससे पहले जानते हैं बाल तथा सॉकेट जॉइंट क्या होता है। दोस्तों, बाल और सॉकेट जॉइंट में क्या होता है, एक बोन होती है जो बाल के आकार की होती है, और दूसरी जो बोन होती है वो कटोरी के ऐसे आकार की होती है, और इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, और इसके इस हिसाब से ये जो बोन होती है वो मूव करती है, और ये पाई कहाँ जाती है? कमर में। ये कहाँ पाई जा रही है? कमर में। ऐसे ही इधर भी एक बोन होगा, और यहाँ से हमारी जो फीमर हड्डी है वो निकलती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? बोन में। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ पाई जा रही है? कमर में पाई जाने वाली बाल और सॉकेट जॉइंट कहाँ पाई जाती है? कमर में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अर्थव्यवस्था में श्रमिकों द्वारा एक वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजार के लिए और देश के निवासियों द्वारा उचित आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा जीएनपी। ठीक है, जीपीएन तो कुछ होता नहीं है, ओपीएम भी कुछ ज्यादा नहीं होता है। जीडीपी, जीडीपी क्या होता है? एक वर्ष में किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित होने वाले अंतिम वस्तु और सेवाओं को ही जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो जीडीपी और जीएनपी में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है, रेड डाटा बुक
क्वेश्चन कह रहा है रेड डाटा बुक किसकी लुप्त प्राय प्रजातियों के दुर्लभ दस्तावेज है। रेड डाटा बुक में वे जानवर आते हैं जो कि संकटग्रस्त होते हैं और जिनको विलुप्त होने के कगार पे हैं। रेड डाटा बुक में वे प्रजातियां या वे वनस्पति आते हैं या वे जानवर आते हैं जो संकटग्रस्त हैं या विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें आ सकता है वनस्पति भी आ सकती है, जीव जंतु भी आ सकते हैं, अन्य जीवित जीवों भी आ सकते हैं, यानी सभी सत्य हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा सभी सत्य हैं। रेड डाटा बुक में सारे ही आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दिल्ली शहर की स्थापना। अगला क्वेश्चन है दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा तोमर वंश। दिल्ली शहर की स्थापना 736 ईस्वी में राजपूत वंश के तोमर शासक अनंगपाल द्वारा की गई थी। उस समय इसे लाल कोट के रूप में जाना जाता था। ठीक है। मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? पायरिया। पायरिया रोग। पायरिया एक रोग है। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा दांत और मसूड़े। दोस्तों पायरिया को पायरोडांटल रोग भी कहते हैं। यह मसूड़े और दांत को प्रभावित करता है। होता क्या है, इसके लक्षण क्या है कि इसमें जलन, दांतों में जलन सी होने लगती है और मसूड़ों से खून आने लगता है। यदि पायरिया बीमारी का सही से इलाज सही टाइम पे न किया जाए तो जहां जिस मसूड़े से रक्त का स्राव होता है उस वहां पे पनपने वाले वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और शरीर के किसी और अंग को भी प्रभावित कर देते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दांत और मसूड़े से संबंधित है कौन? पायरिया रोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का प्रधानमंत्री मतलब क्या होता है? लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, संसद द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, या लोकसभा की बहुमत पार्टी का नामांकित है? यह लोकसभा की बहुमत पार्टी द्वारा नामांकित है। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री भारत सरकार का मुखिया होता है। राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष और लोकसभा की बहुमत पार्टी का नेता होता है कौन? प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? मान लीजिए हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, चलो हम पता करने की कोशिश करते हैं। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है, मान लीजिए कि हम उपभोक्ता, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है। ठीक है, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो छोटी वस्तुएं जैसे चौका, बेलना, तवा, जितने भी छोटी छोटी वस्तुएं हैं, झाड़ू इत्यादि पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए दोस्तों। मैं अपने के ऊपर यदि हम लेके चलते हैं तो हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हालांकि है नहीं, लेकिन मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारा पैसा है, तो क्या हम झाड़ू खरीदेंगे? नहीं। हम क्या खरीदेंगे? वाइपर। क्या हम चूल्हा चौका वगैरह खरीदेंगे? नहीं। हम खरीदेंगे क्या? गैस सिलेंडर और रोटी बनाने वाली मशीन और बाकी सारे भोग विलास की चीजें खरीदेंगे। जो कि हाथ से काम करने वाली चीज नहीं होंगी उसको हम नहीं खरीदेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक्स या टेक्नोलॉजी पे आधारित होंगी हम उसे खरीदेंगे। तो दोस्तों इन्हें कोई नहीं खरीदेगा इस वजह से
इन सभी चीजों पे या छोटी वस्तुओं पे कैसा प्रभाव पड़ेगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसे कोई नहीं खरीदेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? बताइए। राइबोसोम्स, कोशिका झिल्ली, नाभिक या डीएनए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाभिक। दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनके अंदर नाभिक नहीं पाया जाता है। सारे डीएनए मटेरियल, आरएनए, डीएनए, सारे वंशानुगत मटेरियल, आरएनए, डीएनए, राइबोसोम, प्रोटीन, सभी पूरा क्लोरोप्लास्ट में या साइटोप्लाज्म में फैले हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सिर्फ एक मेम्ब्रेन के अंदर सारे डीएनए मटेरियल फैले हुए होते हैं, कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीव में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नाभिक, यानी नाभिक इसमें नहीं होता। अगला क्वेश्चन कह रहा है दारासिकोए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दारासिकोए किसका भाई था? यहाँ पुत्र नहीं बोलता है। अब यहाँ एक चीज नोटिस करना दोस्त कि मुगल वंश से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मुगल वंश आप एक बार पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। कह रहा है दारासिकोए किसका भाई था? तो दारासिकोए जो भाई था वो किसका था? औरंगजेब का, औरंगजेब का भाई था। दोस्तों, इसके बारे में बता देता हूँ कि जो दारासिकोए था वो 5वें मुगल सम्राट शाहजहां का श्रेष्ठ बेटा था, यानी जो उत्तराधिकारी जो है, असली हकदार है, वो कौन था? दारासिकोए ही था। लेकिन औरंगजेब ने सन 1658 ईस्वी में सामोगढ़ के युद्ध में दारासिकोए को हरा देता है और 1659 ईस्वी में दिल्ली के गद्दे पे बैठ जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब दारासिकोए का भाई था और शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कह रहा है दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। दोस्तों, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1644 से 1656 ईस्वी के बीच में कराया था। और दोस्तों, इसमें पूरे दोस्तों इसको बनाने में पूरे 10 लाख रुपए लगभग खर्च आए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पानी का जहाज पानी में तैरता है पर एक लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ये सही हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसका सही जवाब हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रा प्रजनन करता है, कैसे करता है? हाइड्रा जो प्रजनन करता है वो विखंडन प्रक्रिया द्वारा होता है। पहले क्या होता है, हाइड्रा एक सिंगल रूप में रहेगा, ठीक है, और फिर क्या होता है, दूसरे कुछ दिनों के बाद हाइड्रा के अंदर एक बर्ड्स निकलने शुरू हो जाएंगे। तीसरे दिन क्या होगा कि वो बर्ड्स और बड़ा हो जाएगा और इस आकार में हो जाएगा जो जमीन से टच हो जाएगा। ठीक है, और अगले हिसाब से अगले दिन, अगले कुछ समय बाद ये हाइड्रा एक अलग ही पौधा बन जाता है और ये अलग पौधा बन जाता है। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है, ये जो प्रक्रिया कहलाती है हाइड्रा का, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? विखंडन। विखंडन द्वारा प्रजनन करने वाले जो जीव है वो क्या है? हाइड्रा है। बेरोजगारी और बीमारी, इसको सही क्रम में लगाना है दोस्तों। तो इसका सही क्रम में होगा, सबसे पहले क्या होती है? जनसंख्या बढ़ती है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? बेरोजगारी होगी, लोग बाग गरीब होते बेरोजगार होते जाएंगे। और जब जाहिर सी बात है बेरोजगार होंगे तो गरीबी बढ़ेगी, और गरीबी बढ़ेगी तो अपना इलाज नहीं करा पाएंगे सही समय पे, और जब इलाज नहीं करा पाएंगे तो बीमारियां होंगी। अब बहुत सारी जब बीमारियां होंगी तो क्या होगा? बीमारियों के बाद अंतिम सत्य क्या होता है? मृत्यु।
तो जब बीमारी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। तो इसका सही क्वेश्चन है, रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवानंद। दोस्तों, रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक देवानंद हैं और यह देवानंद की एक आत्मकथा है जो सर्वप्रथम 2007 में जारी की गई थी। इस आत्मकथा में देवानंद की पूरी कहानी का वर्णन करा गया है कि कैसे उन्होंने मुंबई में स्ट्रगल करा, कैसे फिल्मी दुनिया ज्वाइन करी और कैसे सुरैया के साथ उनका प्यार या उनका रोमांसिक संबंध था। ये सारी चीजें देवानंद की आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में वर्णित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा हरिसेन, ऑप्शन नंबर पहला। दोस्तों, हरिसेन समुद्रगुप्त के मंत्री और दरबारी कवि थे। तो इसको शॉर्ट में यदि कहें तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या इलाहाबाद प्रशस्ति गुप्त साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख साक्ष्यों में से एक है। समुद्रगुप्त के मंत्री और दरबारी कवि हरिसेन द्वारा इसकी रचना की गई थी। यह शिलालेख समुद्रगुप्त के शासनकाल और उनके विजय के बारे में वर्णन करता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताइए, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, शेरशाह सूरी। हालांकि शेरशाह दिया है लेकिन इसका पूरा नाम हो जाएगा शेरशाह सूरी, जो कि सूरी वंश का संस्थापक था। दोस्तों, क्या जब हुमायूं मुगल वंश का शासक था तो हुमायूं को हरा करके शेरशाह सूरी गद्दी पे बैठा और सूरी वंश की स्थापना करी थी। उसी समय उसी के अधीन, शेरशाह सूरी के अधीन एक मेधावी राजस्व अधिकारी था जिसका नाम था टोडरमल। ठीक है, इसके बाद जब अकबर आए तो वो अकबर के अधीन हो गया। तो शुरुआत में वो किसके अधीन था? शेरशाह सूरी के। ऑप्शन नंबर ए। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है? बताइए दोस्तों। अब इसका हम कैलकुलेशन निकालते हैं। कैल्शियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 20। ठीक है, 2.0 नहीं, ये 20 है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्लोरीन का होता है 17। बस एटॉमिक नंबर लिखते जाओ। बेरिलियम का कितना होता है? 4। और बोरान का कितना होता है? 5। सोडियम का 11। नियॉन का 10। हीलियम का 2। हाइड्रोजन का 1। अब देखो दोस्तों कौन सा सीक्वेंस में है। ये 20 17 हो रहा है, घट रहा है। दूसरा क्या है? बेरिलियम से ब्रॉन, ये बढ़ रहा है। ठीक है, सीक्वेंस में बढ़ते हुए में। और सोडियम और नियॉन, नियॉन भी घटते हुए में है, सोडियम और नियॉन घटते हुए हैं। हीलियम और हाइड्रोजन ये भी घटते हुए हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे कह रहा है कि बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी। वृद्धि के अनुसार जो सही जोड़ी है दोस्तों वो बेरिलियम और बोरॉन है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम है, मतलब बेकिंग सोडा को दूसरे नाम, कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है? बताइए। कुछ इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फार्मूला होता है उसका फार्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का यही सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, जब इसको अम्ल से रिएक्शन करवाते हैं, जब एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, तो एसिड से जब रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है।
इसे खाने वाले सोडे के नाम से भी जाना जाता है। धातुओं का राजा क्या है? धातुओं का राजा कौन सा है? सोना। धातुओं का राजा क्या हो जाएगा? सोना, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है और इसका डिमांड भी बहुत ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी खास बात सोने में ये है कि वह किसी से रिएक्शन नहीं करता है, यानी किसी से रिएक्शन करके वह अपना नेचर चेंज नहीं करता है। बाकी चांदी भी रिएक्शन करके अपना नेचर खो जाते हैं, एल्युमिनियम भी और लोहा भी। ठीक है, लोहे में रस्ट लग जाता है, वो मिट्टी बन जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शहद के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? पीली क्रांति, स्वर्ण क्रांति, भूरी क्रांति या श्वेत क्रांति? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण क्रांति। कौन सी क्रांति? स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति से शहद उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? शहद उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति तिलहन उत्पादन जैसे सरसों, सूर्यमुखी इत्यादि। भूरी क्रांति संबंधित है खाद्यान्न से और श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से, दूध के उत्पादन से। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है और कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? लकड़ी, मोम, लोहा या सभी एक साथ पहुंचेंगे? दोस्तों ज्यादातर लोग इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेंगे कि सभी एक साथ पहुंचेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हम जानते हैं दोस्तों कि W बराबर होता है mg। क्या होता है? W बराबर क्या होता है? mg। यहाँ G जो है वो सब पे समान लग रहा है, लकड़ी पर भी, लोहे पर भी और मोम पर भी, और ऊंचाई सबकी समान है। तो लकड़ी यहाँ पे यहाँ पे जिसका घनत्व तो ज्यादा होगा, जिसका वेट ज्यादा होगा, वही सबसे पहले पृथ्वी पर आएगा। तो दोस्तों यहाँ लोहे का घनत्व तो सबसे ज्यादा है मोम और लकड़ी के कंपेयर में। इस वजह से जो पृथ्वी पे आएगा वो सबसे पहले कौन सा आएगा? लोहा आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। के द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है, बताइए। मिनमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा लेड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।